फिर क्या, बस ऋषभ हो गया अपना कारनामा दिखाना शुरू। जल्दी से उसने अपने पंजों को ऐसे कर लिया जैसे कि वह आम पंजे ना हो, वह टाइगर के पंजे हो। और अभी उसके हाथों के अंदर टाइगर क्लो आ गया था जो ग्रीन कलर का दिख रहा था और उसके अंदर से शानदार चमक बाहर निकल रही थी। इस लड़ाई टेक्निक का नाम था थंडरबोल्ट टाइगर क्लो अटैक। ये वार इतना ज्यादा खतरनाक था कि कोई भी नॉर्मल लड़ाकू तो इसके सामने आता ही नहीं। अगर इसको नॉर्मल समझकर कोई भी लड़ाकू अपने गार्ड को पूरी तरह से नीचे कर देता तो उसके बाद में ये पंजे उसके दो टुकड़े कर सकते थे। अभी ऋषभ तेज गति के साथ में उस युवक की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन वहीं उसको अपनी तरफ आते हुए देख युवक अपनी जगह पर आराम से खड़ा था। लेकिन जैसे ही वह पंजे उसके पास में पहुंचने वाले थे, उसने एक स्टेप अपना अलग तरफ करा और उसको डॉज कर दिया। ये तो एक ऐसा मूव था जिसको देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। लेकिन वह सभी होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट से, लेकिन उनको इसे देखने के बाद में कोई भी अचंभा नहीं हुआ। ऋषभ का वह अटैक देखने से बिल्कुल भी स्लो नहीं लग रहा था, लेकिन उस युवक ने उसे आसानी से डॉज कर दिया था। लेकिन फिर वो युवक वहीं पर नहीं रुकता। फिर उसके बाद में उस लड़के ने अपनी एक टांग उठाई और उसके नीचे की तरफ वार कर दिया। उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देख ऋषभ का चेहरा फिर से पीला पड़ गया, क्योंकि कुछ समय पहले ऋषभ ने उस लड़के को इसलिए चुना था लड़ने के लिए क्योंकि उसको लग रहा था कि वह बिल्कुल साधारण और उसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं होगी। लेकिन उसके इस अटैक को देखकर वो वहीं पर ही खड़ा का खड़ा रह गया, क्योंकि उसके सामने खड़ा हुआ वह लड़का वास्तव में इतना ज्यादा भयानक था जितना उसने सोचा ना था। अब उस लड़के की वह लात ऋषभ के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुकी थी और उसको पता था कि अब इसको डॉज करने का कोई भी तरीका नहीं है। हजार पत्ते वाले हाथ और उसी के साथ में उसने जल्दी से अपने हाथों को ऊपर उठाया और उसके अंदर से पत्ते निकलना शुरू हो गए, क्योंकि ऋषभ जानता था कि अगर वो लात उसको एक बार पड़ जाती है तो उसके बाद में वो वहीं पर ही उस मैच को हार जाएगा। इसीलिए जल्दी से उसने अपने टाइगर क्लो के साथ में उन पत्तों को मिलाया और फिर उस लड़के की एक निश्चित स्थिति की तरफ बढ़ा दिया। ये अटैक जितना ज्यादा साधारण लग रहा था, ये उतना ज्यादा साधारण नहीं था। इसके अंदर भयानक शक्ति छिपी हुई थी और अगर ये उसको लग जाती है तो उसके बाद में वह वहीं पर ही बहुत बुरी तरह से घायल हो सकता था। लेकिन पता नहीं अचानक से उसके मुंह के अंदर क्या हुआ और उसके मुंह के अंदर से बहुत सारी तलवारें निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि अचानक से उसने अपनी यू टेक्निक को बदलते हुए उसके अंदर तलवार क्यू को भी मिला दिया था। और इन अटैक्स के साथ में यह बताया जा सकता था कि ऋषभ एक कोई नॉर्मल कॉम्बैट मास्टर नहीं था, वह उस मार्शल आर्ट अकेडमी का बहुत ही ज्यादा खतरनाक कॉम्बैट मास्टर था, क्योंकि ये सभी युद्ध टेक्निक्स हाई लेवल की थी और उनकी इसके अंदर इतनी ज्यादा महारत होना वास्तव में ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन हालांकि ऋषभ की ये सभी कलाबाजियां उस युवक के सामने कोई भी काम नहीं आने वाली थी, क्योंकि जैसे ही ऋषभ ने ऐसा कुछ किया उसने एक स्टेप के साथ में अपने आप को आसमान के अंदर उछाल दिया और फिर उसके बाद में उसने एक जोरदार किक उनके पंजों की तरफ बढ़ा दी। बूम! और जैसे ही वो दोनों एक साथ टकराते हैं वहाँ पर एक तेज ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर आसपास के एरिया के अंदर हड्डियों के टूटने और उनके चूरमा बनने की आवाज आ जाती है। हालांकि इससे पहले कि ऋषभ यह सब कुछ देख पाता कि उसके साथ में अभी क्या हुआ था, अचानक से उसके सामने वह युवक फिर से आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कहीं से टेलीपोर्ट होते हुए आया हो। बूम! और उसी के साथ में उसके चेहरे के ऊपर एक और लात लग जाती है। उस लात को पड़ते ही अचानक से उसके मुंह से बहुत सारा खून बहने लगता है और उसके बाद में उसने देख लिया था कि उस युवक ने अभी तक भी अपने हाथों का यूज नहीं किया था, केवल वह तो उसके साथ में अपने पैरों के साथ ही लड़ रहा था और उसी ने उसको पूरी तरह से अभिभूत कर दिया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक ट्रांसेट मोटल लेवल 5 का लड़ाकू कैसे एक संत लेवल स्टेज 1 के लड़ाकू को अपने हाथों को बांधकर हरा सकता था। क्या आखिरकार इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से लड़ाकू पाए जाते हैं? जैसा कि मैंने अभी अभी देखा है, वास्तव में मैंने आज तक अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे कोई भी लड़ाकू नहीं देखे। सब अभी अपने मन ही मन के अंदर उस युवक को देखकर सोच रहा था, क्योंकि जैसा कि रौनक ने उससे कहा था कि तुम इसकी 2 वारों को भी नहीं सह पाओगे, और वैसा ही उसके साथ में हुआ था। और उसको देखने के बाद में तो अब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि इस लड़के ने कोई नई युद्ध टेक्निक का यूज किया हो, या फिर इसने खुद ने कोई टेक्निक बनाई हो? वहीं दूसरी तरफ ऋषभ को इस तरह से बिल्कुल परेशान होते हुए देख वह युवक आगे बढ़ता है और उससे कहता है, तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे लड़ने की क्षमताएं इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मेरे से मिले, क्योंकि अगर वास्तव में अगर तुम यहाँ पर मेरे से नहीं मिलते तो तुम्हारी जगह कोई और मेरे से मिल जाता, और ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि मैं अपने इस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर लड़ाकू हूँ। सबसे कमजोर लड़ाकू? ये
ये बात सुनते ही तो ऋषभ के सर के ऊपर एक और बिजली गिर जाती है। अब तो वास्तव में उसको खुद को अपने आप को कॉम्बैट मास्टर कहने में भी शर्म आ रही थी। अरे भाई, क्या तू सबसे ज्यादा कमजोर है? अरे मुझे तो तू सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वैसे अभी अपने मन ही मन के अंदर सोच रहा था और उसके उस तरह के चेहरे को देखने के बाद में सभी ने अपना अपना सर हिला दिया और फिर से वह युवक उससे आगे गिरता है। और फिर क्या था, फिर बस वो वहाँ पर बैठे बैठे उसको लेक्चर देना शुरू कर देता है। तुम्हारी युद्ध टेक्निक भी अच्छी है, तुम्हारी स्पीड भी अच्छी है, तुम्हारा रिएक्शन टाइम भी अच्छा है और तुम जिन युद्ध टेक्निक्स का यूज करते हो उसके अंदर आपकी समझ भी अच्छी है, लेकिन इस सब के बाद में भी तुम क्यों हारे? इसका कारण मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऐसा बात है, ये कुछ ऐसा है कि तुम अपने आप पे विश्वास ना कर सबसे ज्यादा तुम अपनी युद्ध टेक्निक्स के ऊपर विश्वास करते हो, उसकी वजह से तुम किसी से जीत नहीं पाते। उसकी बात सुनने के बाद में ऋषभ कंफ्यूज हो गया। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या मैं अपनी टेक्निक्स के ऊपर भरोसा रखता हूँ? उसके सामने जो वो युवक खड़ा था और जो वो कुछ भी कह रहा था उसके बारे में समझने में असमर्थ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह कहना क्या चाहता है, क्योंकि ऋषभ के अनुसार तो युद्ध टेक्निक एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी कल्टीवेटर के गुणों को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है और उसके साथ में वो आराम से अपने प्रतिद्वंदी को अभिभूत कर सकता है। हाँ हाँ, मैं समझ गया तुम क्या सोचने की कोशिश कर रहे हो। ऋषभ के उस तरह के चेहरे को देखने के बाद में वह युवक के चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो उससे कहता है, देखो भाई, बात कुछ ऐसी है, जो युद्ध टेक्निक्स होती है ना, ये एक साधना की तरह होती है। इसको तुम एक साधना की तरह लो ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसको जितना सीखोगे उतना ही ज्यादा कम है। सिमर भी आगे बढ़ती है और उससे कहती है, हाँ वास्तव में ये सही कह रहा है, क्योंकि तुमने जिन युद्ध टेक्निक्स का यूज किया है वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी और इसके अंदर आपकी जगह कोई और लड़ाकू होता और वो इन टेक्निक्स को यूज कर रहा होता तो वह कब से यहाँ पे पड़ा हुआ होता। और ऐसे ही करते करते सभी अब ऋषभ को वहाँ पर ही लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ और नहीं चल रहा, बस वहाँ पर तो अभी युद्ध टेक्निक्स को सिखाने की कोई क्लास चल रही हो, जहाँ पर सभी स्टूडेंट अभी टीचर बन गए थे और कॉम्बैट मास्टर वहाँ का स्टूडेंट, और वह सभी अभी ऋषभ को ऐसे चीजें बता रहे थे जिसके साथ में उसकी आंखें खुलने लगी थी और उसे समझ में आ गया था कि वास्तव में ये क्या कहना चाहते थे। रौनक फिर आगे बढ़ता है और हल्की सी मुस्कान के साथ में कहता है, इस हेमंत ने तुमसे जो कहा है ना, वो तो केवल थोड़े बहुत ही बिंदु हैं। ये तो तुम्हारे थोड़े बहुत बिंदु समझ में कामयाब हुआ है। अगर हम तुम्हें गलतियां बताने लगेंगे ना, तुम यहीं पर ही अभी बिस्तर पकड़कर सो जाओगे और बोलोगे, भाई मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं यहाँ से पधार चुका हूँ। अब तो उनकी बातें सुनने के बाद में ऋषभ को भी अब ये लगने लगा था कि वास्तव में अगर ये यहाँ पर थोड़ी देर और रहेगा तो उसके बाद में पूरी तरह से पागल हो जाएगा। उसके बाद में रौनक उससे आगे कहता है, पर तुम्हें इसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। तुम अगर थोड़ी बहुत और मेहनत करते हो और अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखते हो तो उसके बाद में तुम आराम से एक अच्छे लड़ाकू बन सकते हो। तुम्हें पता है, हम सभी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, हम सभी पहले से सक्षम नहीं थे। हमें सिखाने वाले हमारे प्रिंसिपल थे। नितिन का नाम लेते ही सभी की आंखें चमक उठती है और सभी की आंखों के अंदर नितिन के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान उमड़ आता है। वह सभी अभी नितिन की बातें करने लगते हैं। रौनक कहता है, तुम्हें पता है हमारे प्रिंसिपल नितिन हैं, वो हमसे भी छोटे हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनके गुण इतने ज्यादा खतरनाक है कि उनके सामने कोई आम प्रिंसिपल तो टिक भी नहीं सकता और उनको तुम एक विशिष्ट विशेषज्ञ के रूप के अंदर मान सकते हो। बस हमारी तो खुशकिस्मती थी कि हम किसी तरह से वीपी क्लब के अंदर घुस गए थे, उसी वजह से वह हमें यहाँ पर लेक्चर दे देते हैं। लेकिन फिर भी इतना सबके होने के बाद में भी हम सभी को उनका लेक्चर ज्यादा देर तक सुनने को नहीं मिलता। वह बस थोड़ा बहुत लेक्चर देते हैं और उसके बाद में फिर से कहीं पर बिजी हो जाते हैं। रौनक की बातें सुनने के बाद में नितिन के लिए अब ऋषभ के दिल के अंदर भी अब सम्मान उमड़ आया था और वह उनसे कहता है, वास्तव में तुम सभी बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हें जो ऐसा प्रिंसिपल मिला है। आखिरकार तुम्हारा वह प्रिंसिपल कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा जो तुम जैसे स्टूडेंट को ऐसे लेक्चर दे दे के ही इतना ज्यादा शक्तिशाली बना सकता है। तुम लोगों की विवेक की आंख और तुम लोगों की युद्ध टेक्निक्स की महारत वास्तव में ऐसी है जो कॉम्बैट मास्टर्स भी नहीं सीख सकते। ऋषभ की उस तरह की तारीफ को सुनने के बाद में रौनक के तो अब हाव भाव भी चेंज होने लगे थे और वह तो कतई एटीट्यूड के अंदर आ चुका था। उसने अपनी भावों के अंदर हाथ गड़ाया और कहा, हाँ भाई, बात ही कुछ ऐसी है, हमारा बीपी क्लब है ही ऐसा। प्रिंसिपल नितिन ने हमें इतना ज्यादा
प्रशिक्षित कर दिया है कि उसकी वजह से पता नहीं टाइम टाइम पर कौन कौन हमारे ग्रुप के अंदर शामिल होने के लिए आ जाता है। उसी वजह से तो हम लोगों ने उसका पूरा एडमिशन ही बंद कर दिया है। उसके अंदर ज्वाइन होने के लिए बहुत सी चीजें माननी पड़ती है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पूरी मास्टर टीचर अकेडमी ही हमारे वीपी क्लब के अंदर शामिल हो जाए। वहीं जहाँ पर रौनक अभी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तो ऋषभ का चेहरा भी पूरी तरह से लाल होने लगा था और वह बड़ा ही उत्सुक हो जाता है और उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह अभी रौनक को बड़े ही प्यार से देखने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अब उसको वहाँ पर कुछ कहने ही वाला हो। जैसे ही रौनक बोलना बंद करता है उसके बाद में ऋषि आगे बढ़ता है, ऋषभ आगे बढ़ता है और वो उससे कहता है, रौनक भाई एक बात पूछूं आपसे, प्लीज साफ साफ बताइएगा, क्या आपके वीपी क्लब के अंदर अभी भी एडमिशन चालू है क्योंकि मुझे भी अब तुम्हारे एडमिशन लेना है। और इसी के साथ में आज की ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म होते हुए। तो चलिए गाइस, फिर हम सभी सुबह कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट भी रेडी करनी है, क्योंकि अभी तक गाइस स्क्रिप्ट खत्म हो चुकी है और बहुत बड़ी स्क्रिप्ट थी, उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया। और ये आज के एपिसोड तो वैसे खत्म हो ही चुके हैं। और गाइस हाँ, अगर आप लोग सूर्यवीर देखते हो ना, तो अपने यूट्यूब चैनल पर एक चैनल बनाया है छोटा सा, तो उस पे जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टोरी हैप्टिक्स 3.0 के नाम से है। चलिए गाइस, फिर टाटा बाय बाय। कल हम मिलते हैं सुबह सुबह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।